हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज आप देख रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर पीरियोडिक टेबल या फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या है या फिर पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन क्या है। तो आप देख सकते हैं सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ट्यूबुलर फॉर्म इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। तो अगर आपसे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पूछा जाए या पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन पूछी जाए, आपको यही डेफिनेशन बतानी है। तो पीरियोडिक टेबल के लिए या फिर एलिमेंट्स के जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, इन्हें समझाने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल प्राउड्स हाइपोथेसिस। तो अकॉर्डिंग टू प्राउड्स एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज इंटीजर मल्टीपल। ये वर्ड आप याद रखेंगे कि एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का क्या है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो इस लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल है n इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम लिथियम के एग्जाम्पल से इजीली समझ सकते हैं। लेकिन बाद में पाया गया, यानी ये जब थ्योरी या हाइपोथेसिस दे दी गई, उसके बाद यह देखा गया कि कुछ ऐसे भी एटम हैं, कुछ एटम आपके पास ऐसे भी हैं जिनका जो एटॉमिक मास है वो कैसा है, फ्रैक्शनल है। जैसे कि Cl, जिसका आप जानते हैं कि एटॉमिक मास होगा 35.5। तो बाद में इसी वजह से ये थ्योरी क्या हुई, डिस्कार्ड कर दी गई। तो आप देख सकते हैं दिस थ्योरी वाज डिस्कार्टेड। तो ये बाकी लैंग्वेज यहाँ जो कुछ है ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आए आपके डाइबोरेन साइंटिस्ट, और इन्होंने एक ट्रायड रूल दिया था जिसका नाम है डाइबोरेनर्स ट्रायड। तो इन्होंने क्या किया कि 3 एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस में अरेंज किया जिनके कैरेक्टर सेम थे, और इसे ही इन्होंने ट्रायड नाम दिया। तो इसकी लैंग्वेज देखिए कि डाइबोरेन अरेंज्ड 3 एलिमेंट्स, और ब्रैकेट में लिखा है सेम प्रॉपर्टीज। तो जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, ऐसे 3 एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, and found that atomic mass of middle element is arithmetic mean of terminal elements। तो इसे आगे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं आप। तो मान लीजिए कि फर्स्ट एग्जांपल आप ले रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल आप देख रहे हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। तो आप जानते हैं कि लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, पोटेशियम का 39 है, और डाइबोरेन ने ये एक ट्रायड बनाया जिसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को रखा। तो डाइबोरेन रूल के अकॉर्डिंग या डाइबोरेन ट्रायड के अकॉर्डिंग, अगर हम लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास का मीन निकाल लें तो वो आपका सोडियम का एटॉमिक मास आ जाता है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग कुछ इस इन सभी एटम्स का आप निकाल सकते हैं। जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ये जो सभी हैं, इन सभी का एटॉमिक मास आप निकाल सकते हैं। लेकिन ये रूल भी आगे पूरी तरह से फॉलो नहीं होता है। आगे देखते हैं। एज दे डोंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, यहाँ से देखें कांट बी डाइबोरेन ट्रायड। ये जो आपका ये एग्जांपल था कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये एक डाइबोरेन ट्रायड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप कार्बन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का अगर मीन निकालेंगे तो वो आपका 14 आने वाला नहीं है। तो इसलिए ये रूल भी आपका क्या हुआ, डिस्कार्ड कर दिया गया। इसके बाद आए थे न्यूलैंड। इन्होंने भी अपना रूल दिया जिसे हम कहते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टावेस या फिर ऑक्टेंट भी कहते हैं इसे। इनके अकॉर्डिंग व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग order of their atomic mass, then the properties of very light element is similar to that of the first। देखिए अभी तक हमने जितने रूल पढ़े हैं
या जितनी हाइपोथेसिस देखी हैं उन सभी में एटॉमिक मास की बात की गई है। इसीलिए ये सारे लॉ या ये सारी हाइपोथेसिस डिस्कार्ड कर दी गई थी, क्योंकि आज आप जानते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स के जो कैरेक्टर हैं, फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर हैं, ये डिपेंड करते हैं उनके एटॉमिक नंबर पर। तो देखिए, अब आप यहाँ से ये एग्जांपल देख सकते हैं, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, और दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। तो ये भी कैल्शियम के अप टू ही एप्लीकेबल होता है। तो नेक्स्ट आप देखते हैं, नेक्स्ट है आपका लूथर मेयर कर्व। नेक्स्ट है लूथर मेयर कर्व। तो देखिए, लूथर मेयर प्लॉटेड ए कर्व ऑन एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, यानी लूथर मेयर ने एटॉमिक वॉल्यूम एंड उसके मास के बीच में एक कर्व प्लॉट किया, यानी एक ग्राफ प्लॉट किया। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से है। अगर आप यहाँ ध्यान दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, इसे थोड़ा हम लार्ज कर लेते हैं इस तरह से। देखिए, जितने भी ये ग्राफ में जो पीक्स हैं, इन पीक्स पर एल्काइली मेटल्स हैं, जैसे सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सब क्या हैं, एल्काइली मेटल्स हैं। और यहाँ पर देखिए, सोडियम के बाद मैग्नीशियम है और सोडियम से पहले नियोन है। यहाँ पर पोटेशियम था, पोटेशियम से पहले पोटेशियम के बाद कैल्शियम है, उससे पहले ऑर्गन है। तो ये बिल्कुल वही ऑर्डर है जो आपको पीरियोडिक टेबल में मिलता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ बॉटम पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन है। अब हम इसे इजी वे में समझने के लिए कुछ नीचे की तरफ चलते हैं। तो आप यहाँ ये देखेंगे कि इस कर्व में कुछ इस तरह के पीक्स बने हुए हैं, कुछ इस तरह के पीक्स बने हुए हैं। अब देखिए, इन सभी पीक्स में जो टॉप पर है वो है एल्काइली मेटल। इसके जस्ट इस तरफ यानी राइट हैंड पर आपको मिलेगी एल्कालाइन अर्थ मेटल्स, और एल्कालाइन अर्थ मेटल्स के नीचे आपको मिल जाएंगे अदर मेटल्स, और इन अदर मेटल्स के नीचे की तरफ आपको मिलेगा डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इसी तरह आपकी एल्काइली मेटल्स से पहले है नोबल गैसेस, और बिल्कुल लास्ट में जाके नोबल गैसेस के भी नीचे जाके हैलोजन। तो ये सब हमें इन सभी पीक से समझ आ सकता है। देखिए, अब लिखा है कि एल्काइली मेटल्स, आप देख सकते हैं एल्काइली मेटल्स जिनके नाम ये हैं, ऑक्यूपाई पीक पोजीशन, ये सभी पीक पोजीशन ऑक्यूपाई करती हैं। इसी तरह आपके पास लिखा है alkaline earth metals like beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium occupy descending position on the curve. Next है halogen and noble gases occupy ascending position. D block जिसे हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, एंड F ब्लॉक जिसे आप इनर ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, ऑक्यूपाई बॉटम पोजीशन। तो इस तरह ये कर्व समझने के लिए बेहतर होगा कि पहले हम इस चीज़ पे फोकस कर लें। तो आप इसे एक बार दोबारा देखिएगा, उसके बाद आप ये थ्योरी पुनः फिर से पढ़िएगा। इसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंडलीव्स लॉ। तो देखिए, मेंडलीफ ने कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, यानी उन्होंने भी एटॉमिक मास की बात की। इट मीन्स इफ एलिमेंट आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, पीरियोडिसिटी occur after certain intervals. Mendeleev's periodic table consists of two parts, 7 horizontal rows and 9 vertical
columns where 7 horizontal rows are periods and 9 vertical columns are group। और ये इजी लैंग्वेज है तो आप इसे इजीली समझ गए होंगे। अब इस देखो मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है इसे हम शॉर्ट में कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि इनके जो 7 पीरियड्स थे वो कुछ ये थे। तो 7 पीरियड में इनके जो फर्स्ट पीरियड में 2 ही एलिमेंट थे जिसके नाम ये हैं और इसे कहा गया था वेरी शॉर्ट पीरियड। ऐसे ही सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट थे जिसे कहा शॉर्ट पीरियड। इसके बाद फिर से 8 एलिमेंट हैं जिसे हमने कहा शॉर्ट पीरियड। उसके बाद फोर्थ में 18 एलिमेंट हैं जिसे आपने कहा लॉन्ग पीरियड। आपको यहाँ से ये भी लर्न करना है कि किस पीरियड में कहाँ से लेके कहाँ तक एलिमेंट हैं। अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा पीरियोडिक टेबल को समझना। ऐसे ही आप देखेंगे फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट और इसे कहेंगे लॉन्ग पीरियड। सिक्स्थ में 32 इसे कहेंगे वेरी लॉन्ग। और 7 क्या है आपका इनकम्प्लीट है। देखिए आज जो टेबल पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 कंप्लीट है, लेकिन जब मेंडलीव ने ये काम किया था तब 7th पीरियड इनकम्प्लीट था। आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव whole periodic table are divided into A and B सब ग्रुप्स, जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और लास्ट में क्या है 0। ये जितने भी ग्रुप हैं सभी को ए और बी में डिवाइड किया गया है एक्सेप्ट 0 ग्रुप एंड 7th ग्रुप। आगे देखिए। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आप कुछ इस तरह से देखते हैं, कुछ इस तरह से देख सकते हैं उसे। आजकल ये हमारे यूज़ की नहीं है इसलिए हम इसे ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। तो ये है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आगे है मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इसकी मेरिट्स क्या क्या हैं या फिर इसके यूज़ क्या क्या हैं। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है इसके यूज़ क्या है या फिर ये कहाँ यूज़फुल है। तो इसे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट यूज़ तो इसका यही है कि सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन किया था इन्होंने। सी करेक्टेड एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स बेरिलियम, इंडियम, यूरेनियम। इसके आगे आप देख सकते हैं ही लेफ्ट सम प्लेसेस फॉर एलिमेंट्स विच वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। यानी इनकी पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट्स के लिए जगह छूटी हुई थी जो उस समय तक जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ है एक एलिमेंट है स्कैंडियम जिसका सिंबल ये है। स्कैंडियम के नीचे इन्होंने एक जगह छोड़ी थी, सॉरी ये देखिए आपको ये देखना है बोरॉन। बोरॉन के पास बोरॉन के नीचे इन्होंने जगह छोड़ी थी या बोरॉन के पास इन्होंने जगह छोड़ी है जिसे इन्होंने कहा इका बोरॉन। तो आप समझिए इसका मतलब ये हुआ कि बोरॉन के नीचे जगह छोड़ी गई है, बोरॉन के पास जगह छोड़ी गई है जहाँ जिसे इन्होंने ई के ए से डिनोट कर दिया और बाद में इसी जगह पे क्या आया स्कैंडियम आया। तो इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में जिस एलिमेंट के पास या जिस एलिमेंट के ऊपर नीचे जगह छोड़ी है उसको ई के ए से डिनोट कर दिया कि यहाँ पर कोई एलिमेंट आएगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम के पास जो स्पेस छोड़ा गया उसे कहा ई का एल्यूमिनियम जो कि अब गैलियम है। ऐसे ही सिलिकॉन के पास जो स्पेस छोड़ा गया उसे कहा ई का सिलिकॉन जो कि आज जर्मेनियम है। ऐसे ही मैग्नीज के पास जो स्पेस छोड़ा गया उसे कहा ई का मैग्नीज जो कि आज टेक्नीटियम है। तो इस तरह से मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल पे वर्क किया और सभी साइंटिस्ट को समझाने की कोशिश की। अब हम देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो देखिए इसकी सबसे पहली डीमेरिट तो यही है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और न्यू पीरियोडिक टेबल में भी अभी तक ये डीमेरिट है या ये गलती है कि वो हाइड्रोजन के प्लेस को फिक्स नहीं कर पाया है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल और डीपली पढ़ेंगे तब आप जान जाएंगे कि हाइड्रोजन जिस प्लेस पे रखा हुआ है उसका वो प्लेस फिक्स नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन हैलोजन से भी सिमिलरिटी दिखाता है।
इस वजह से हाइड्रोजन को हैलोजन के साथ भी रखा जा सकता है। तो देखिए आगे है कि हाइड्रोजन कैन बी प्लेस्ड इन फर्स्ट ए